हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। मैंने जो आप लोगों को जूम मीटिंग में एक टॉपिक कराया था ब्रांडिंग, ये उसके बाद का टॉपिक है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि ग्राहक का बर्ताव, उसके बारे में पढ़ना। यह इस बात का अध्ययन है कि लोग अपनी इच्छाओं, ज़रूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं, सेवाओं, विचारों या अनुभव को कैसे चुनते हैं, खरीदते हैं और उनका निपटान करते हैं। यानी कि लोग वो जो चाहते हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं या जो उनकी ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों को, जो मैंने आप लोगों को मार्केटिंग में पढ़ाया भी था, नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स, उनको पूरा करने के लिए वो किन वस्तुओं या सेवाओं यानी कि कौन सी गुड्स या सर्विसेज को वो लोग चूज़ करते हैं, या फिर वो क्या अपना थॉट चूज़ करते हैं, या वो क्या एक्सपीरियंस यानी कि क्या अनुभव लेते हैं, उसको कैसे चुनते हैं, उसको कैसे ख़रीदते हैं और कैसे अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसका निपटान करते हैं, इस बात की स्टडी है। यह व्यवहार सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारकों से प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। ये जो बिहेवियर है, ये जो व्यवहार है, ये आपके सांस्कृतिक जो यानी कि कल्चर है, सोशल यानी कि जो सामाजिक है, और व्यक्तिगत यानी कि उसकी अपनी क्या सोच है, उन चीज़ों से प्रभावित होता है। ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में 5 चरण शामिल हैं। जो एक डिसीजन लेने का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। सबसे पहला समस्या की पहचान, यानी कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्या है उसकी पहचान। फिर है आपका जानकारी की खोज, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सर्च करना, अपनी समस्या के अकॉर्डिंग उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करना। देन विकल्पों का मूल्यांकन, यानी कि जो आपने इंफॉर्मेशन सर्च करी, उससे जो भी उसके नतीजे निकल के आए, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, उन सब का इवैल्यूएशन कि किस ऑप्शन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, उन सब का मूल्यांकन करना। देन खरीदने का निर्णय, यानी कि अब आपने परचेज़ डिसीजन ले लिया है, यानी कि अब आपको वो चीज़ खरीदनी है, आपने फाइनल कर लिया है। देन खरीदने के बाद का व्यवहार, यानी कि अब आपने वो चीज़ खरीद ली है, खरीदने के बाद अब आपका बिहेवियर कैसा है उस चीज़ को लेके। तो ये 5 चरण हैं जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। एक फैशन उपभोक्ता के लिए के निर्णय से प्रभावित होता है। फैशन कंज्यूमर जो होता है, फैशन उपभोक्ता जो होता है, उसका जो डिसीजन है वो किन किन फैक्टर से प्रभावित होता है। सबसे पहला है गुड लुक्स, यानी कि परिधान का रंग, बनावट और आकर्षण। सबसे पहले जो कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है, एक फ़ैशन कंज्यूमर जो कि फ़ैशन को परचेज़ करने के लिए मार्केट में उतरा है, वो सबसे पहले एक प्रोडक्ट के लुक से प्रभावित होगा, उसका रंग कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसका आकर्षण कैसा है, ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा है। जैसे कि ग्राहक विंडो डिस्प्ले या काउंटर में परिधान देखता है, पहला आकर्षण रंग और डिज़ाइन है जो ग्राहक को मनोवैज्ञानिक रूप से आकर्षित करता है। यानी कि अगर सबसे पहले जो हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं वो उसके डिस्प्ले में देखते हैं ना, कि डिस्प्ले में कैसा प्रोडक्ट लगा हुआ है, डिस्प्ले में वो बाहर डमीज़ पे लगा हुआ है या फिर वो हैंगर में टंगा हुआ है, ठीक है, या फिर उसकी काउंटर के ऊपर कोई अगर पीस रखा हुआ है, परिधान रखा हुआ है, तो सबसे पहले जो हम अट्रैक्ट होते हैं दूर से, वो उसके डिज़ाइन से या उसके कलर से होते हैं, ठीक है, जो एक ग्राहक का मनोवैज्ञानिक रूप होता है, ठीक है। सेकंड है आराम, के ग्राहक उत्पाद की बनावट, फिट और शैली की जांच करते हैं। जो कंफर्ट है उस परिधान का, उसकी बनावट, उसका फिट कैसा आया हुआ है, उस वो कैसा स्टाइल है कि वो आपको कंफर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। सेकंड जो अट्रैक्शन का मीडियम होता है वो उसका कंफर्ट होता है, उसका आराम होता है। देन आता है उसकी कीमत। अगर अच्छा लुक और कंफर्ट कीमत से मेल नहीं खाता तो यह क्लाइंट की पूरी रेंज तक नहीं पहुंचेगा, वह उत्पाद केवल विशेष श्रेणी से ही मेल खाएगा। अगर उसका जो प्राइस है वो उसके लुक और कंफर्ट से मैच नहीं खाता, कि उसका लुक और कंफर्ट तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उतना नहीं है कि उसका 1000 रुपये हम प्राइस दें,
है ना, वो 500 रुपये का अगर होता तो ठीक है कि उसका लुक और कंफर्ट बढ़िया है, ठीक है, इस तरह का एक मेंटली हम लोग सोचते हैं ना। तो अगर वो कीमत से मेल नहीं खाता है उसका लुक और कंफर्ट, तो हर हर कोई उसको नहीं खरीदेगा। वो कुछ ही लोग होंगे जो उसको खरीद पाएंगे। तो वो क्लाइंट की जो एक पूरी रेंज होती है मार्केट में, वो उन तक नहीं पहुंच पाएगा। विशेष श्रेणी ही उसको खरीदेगी, जिनको वो चीज़ बहुत ज़रूरत होगी, या इस तरह के सबके अपने अपने रीज़न्स होते हैं कपड़ा ख़रीदने के। रिटेलर यह हर सीज़न में नए ग्राहक ढूंढना चाहता है। अधिकांश खुदरा विक्रेता यानी कि रिटेलर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन, प्रदर्शन और मूल्य निर्धारण छूट पर्याप्त है। जो रिटेलर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनको हर सीज़न में नए नए कस्टमर्स मिलते रहें, है ना। ज़्यादातर जो रिटेलर्स होते हैं वो यह सुनिश्चित करते हैं कि जो उनको नया कस्टमर अट्रैक्ट करना है उसके लिए वो सही तरीके से एडवर्टीज़मेंट यानी विज्ञापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रदर्शन यानी कि डिस्प्लेज नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और जो वो मूल्य निर्धारण छूट यानी कि जितने भी वो प्राइस डिस्काउंट दे रहा है वो पर्याप्त है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रिटेलर सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता व्यवहार को समझना, यानी कि जो आपका कंज्यूमर है उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार समझना। कैसे समझते हैं हम वो? ग्राहक के दृष्टिकोण और खुदरा स्थान में उनकी स्थिति जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यह कुछ सवालों के जवाब खोजने के द्वारा किया जा सकता है। जो हमारे ग्राहक का दृष्टिकोण है, जो उसका नज़रिया है, और खुदरा स्थान में यानी कि रिटेल लोकेशन में, रिटेल मार्केट में उसकी क्या स्थिति है, ये एक शॉपकीपर के लिए या फिर एक बिजनेसमैन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका आंसर ढूंढ के हम ग्राहक का दृष्टिकोण जान सकते हैं, उसकी स्थिति को जान सकते हैं। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं कि हमारा सही ग्राहक कौन है, खरीद निर्णय कैसे किया जाता है, यानी कि जो कंज्यूमर है वो डिसीजन कैसे ले रहा है खरीदने का, उन्हें किसी विशेष उत्पाद की आवश्यकता क्यों है, क्यों उनको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, वे एक विशेष ब्रांड का चयन क्यों करते हैं, कि वो क्यों उस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ ही जा रहे हैं, हमारे ब्रांड नहीं खरीद रहे, वे कहाँ खरीदते हैं और वो कब खरीदते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं, ये बस मैं आपको कुछ लिमिटेड बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन खुद से करके उनके बारे में स्टडी करके हम कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता व्यवहार के बारे में जानकारी समझ ले सकते हैं। उपभोक्ता की प्रमुख श्रेणियाँ, कौन कौन से टाइप के कस्टमर होते हैं मार्केट में। सबसे पहले है वफादार ग्राहक यानी कि लॉयल कस्टमर। खुदरा विक्रेताओं को वफादार ग्राहकों के साथ नियमित रूप से संवाद करने की आवश्यकता होती है। जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं, उनको जो उनके लॉयल कस्टमर होते हैं उनसे रेगुलर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। उनको आवश्यकता होती है कि वो जो उनके रेगुलर कस्टमर हैं उनको टाइम टू टाइम वो लोग कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करते रहें। जैसे कि आप लोग अगर आजकल की मार्केट में देखो तो हर दुकानदार के अपने एक ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे। वो लोग जो भी उनका नया स्टॉक आता है वो उनको व्हाट्सएप के थ्रू दिखा देते हैं, क्योंकि वो उनके लॉयल कस्टमर हैं, वो उनसे माल खरीदते ही खरीदते हैं, वो किसी और के पास नहीं जाते। तो उन लोगों ने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं कि ये हमारे पास नया माल आया हुआ है, आइए और ख़रीदिए। जितना अधिक आप उनके लिए करेंगे उतना ही वे आपको दूसरों के लिए सुझाएंगे। यानी कि जितना ज़्यादा आप अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए एफ़र्ट करेंगे, उनको नए माल की जानकारी देंगे, उनको मान लो कुछ ऑल्ट्रेशन में दिया हुआ है तो उनको टाइम पे उनको ऑल्ट्रेशन देंगे, समय समय पे उनको अच्छे डिस्काउंट देंगे। मतलब इस तरह से उनको खुश रखेंगे। जितना आप उनके लिए करेंगे उतना ही वो आपको दूसरे लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आप जाइए उस दुकान से ख़रीदिए। नेक्स्ट आता है आपका डिस्काउंट कस्टमर।
वे अक्सर खरीदारी करते हैं लेकिन उनके निर्णय मार्कडाउन के आकार पर निर्भर करते हैं। ये जो कस्टमर होते हैं ये खरीदारी तो करते रहते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन जो उनका डिसीजन होता है खरीदारी करने के लिए वो मार्कडाउन पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना डिस्काउंट कर रहे हो। अगर आपने अच्छा डिस्काउंट किया है तो वो आपसे तुरंत बिना सोचे समझे वो चीज़ खरीद लेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। वे नकदी प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन जाते हैं। ये वाले जो कस्टमर्स होते हैं ये जो कस्टमर्स होते हैं ये आपको एक नकदी प्रवाह यानी कि आपका कैश फ्लो आपका दुकान में बना रहता है, आपका रोज़ का खर्चा निकलता रहता है इन कस्टमर्स की वजह से, क्योंकि डिस्काउंट की लालच में ये लोग अक्सर आते रहते हैं। उनको ये नहीं दिखता कि उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, डिस्काउंट मिलेगा तो वो तुरंत ख़रीद लेंगे, और ऐसे कस्टमर्स आपकी दुकान का कैश फ्लो बनाए रखते हैं, यानी कि आपकी इनकम टूटती नहीं है। थर्ड आता है आपका आवेग ग्राहक या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में इम्पल्स ग्राहक। उनके क्रय निर्णय आवेगी हैं, उन्होंने ख़रीदा जो फ़िलहाल उनके लिए अच्छा लग रहा है। ये जो कस्टमर होते हैं ये तुरंत डिसीजन लेते हैं, यानी कि अभी अगर उनको वो अच्छा लग रहा है वो ये नहीं सोचते कि ये बहुत जल्दी आउट ऑफ फैशन हो जाएगा या फिर ये अभी भी आउट ऑफ फैशन ही है। उनको जो अच्छा लग रहा है वो ख़रीद लेते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। खुदरा विक्रेताओं को इन समूहों को आकर्षित करने के लिए अपने प्रदर्शनों को लक्षित करना होता है। खुदरा विक्रेता यानी कि रिटेलर्स को इस समूह के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने डिस्प्लेस को बेटर करना होता है, अपने डिस्प्ले पे ध्यान देना होता है, उसको लक्षित करना होता है। जितना उनका डिस्प्ले अट्रैक्टिव होगा उतना ज़्यादा ही ये वाले कस्टमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। फोर्थ है आपका आवश्यकता आधारित ग्राहक यानी कि नीड बेस्ड कस्टमर। वे एक विशिष्ट आवश्यकता के साथ स्टोर में प्रवेश करते हैं और यदि उन्हें उत्पाद समाधान मिलते हैं तो वे खरीदारी के निर्णय जल्दी से करेंगे, अन्यथा वे तुरंत स्टोर छोड़ देते हैं। ये जो कस्टमर होते हैं ये अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही एक स्टोर में एंटर करते हैं, उनकी ज़रूरत है तभी वो एंटर करेंगे। आप जितना मर्जी अपना डिस्प्ले अच्छा बना लो वो एंटर नहीं करेंगे। यदि उन्हें उत्पाद समाधान मिलते हैं तो वे खरीदारी के निर्णय जल्दी से करेंगे। अगर उन्हें जो भी उनकी ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग आपके पास माल मिल जाता है तो वो बिना कुछ ज़्यादा सोचे तुरंत ही खरीदारी कर लेंगे, अपना निर्णय जल्दी से कर लेंगे, वरना वे तुरंत ही स्टोर को छोड़ देंगे। ये वाले जो ज़रूरत होती है उसी दुकान में घुसते हैं, उतनी ही खरीदारी करते हैं, ना फालतू ना कम। वे विशिष्ट अवसर, एक विशिष्ट आवश्यकता या एक पूर्ण मूल्य बिंदु के लिए खरीदते हैं। ये जो कस्टमर होते हैं ये कोई स्पेशल ओकेज़न के लिए या फिर कोई स्पेशल नीड के लिए, ठीक है, या फिर या एक पूर्ण मूल्य बिंदु के लिए खरीदते हैं, यानी कि कोई बिल्कुल उनको एक्यूरेट प्राइस मिल जाए कि कोई चीज़ उनको बिल्कुल एक्यूरेट प्राइस पे मिल रही है, ना कम ना ज़्यादा, तो वो ख़रीद लेते हैं। ठीक है, तो कुछ रीज़न्स होते हैं इनकी ख़रीदारी करने के, ये ऐसे ही शॉपिंग नहीं करते। अगर ठीक से देखभाल की जाए तो वे वफ़ादार ग्राहक भी बन सकते हैं। इन कस्टमर्स की अगर ठीक से देखभाल की जाए, उनको तरीके से उनको पूछ की जाए, उनको तरीके से ट्रीट किया जाए, ठीक है, तो ये वाले जो कस्टमर्स होते हैं ये आपके लॉयल कस्टमर भी बन सकते हैं, जो हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी। फिफ्थ और लास्ट हैं आपके भटकने वाले ग्राहक। इन उपभोक्ताओं को स्टोर में आने पर कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे अनुभव की भावना चाहते हैं। जो ये वाले कस्टमर्स होते हैं ये किसी काम के लिए नहीं आते, ये कस्टमर सिर्फ ये देखने आते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे कि हम लोग ही जैसे मैं आप लोग कहती हूँ कि फैब्रिक के लिए शाहजी मार्केट जाना चाहिए, वहाँ पे ठीक मिल जाता है। तो कितनी बार ऐसे होता है कि हमें फैब्रिक की ज़रूरत नहीं, जैसे हम लोग आपको बोलते हैं कि देख के आओ मार्केट में क्या अभी इन है, कौन सा कपड़ा किस रेट पे मिलता है। तो हम लोग क्या है, सिर्फ हम भटकने जाते हैं, यानी कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या उसका प्राइस है, किस तरह की वैरायटी आई हुई है, सिर्फ वो चेक करने के लिए। तो हम लोग आते हैं भटकने वाले ग्राहकों में, ठीक है, यानी कि वेंडरिंग कस्टमर्स में।
लास्ट टॉपिक है आपका कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर प्रोफाइल, जो मैं आप लोगों को एक थीम के लिए पूरा क्लाइंट बोर्ड कहती हूँ कि क्लाइंट बोर्ड बनाओ। उसके लिए ये एक पूरी कंज्यूमर प्रोफाइल है कि किन किन टॉपिक्स को हमें उसमें ऐड करना चाहिए और किस टॉपिक के अंदर हम किस हेडिंग के अंदर हम क्या चीज़ लिख सकते हैं। जैसे कि जेंडर, कि हम मेल के लिए बना रहे हैं या फीमेल के लिए, हमारा टारगेट कस्टमर क्या है, ये बेसिकली उसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, जैसे हम थीम में जो हमारी क्लाइंट प्रोफाइल बनती है उसमें हम टारगेट कस्टमर के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, तो पहला है जेंडर, मेल या फीमेल, हमारा टारगेट मेल है या फिर टारगेट हमारा फीमेल है। नेक्स्ट आता है हमारी एज, कि हम किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। एज को हम लोग जनरली इस तरह से ग्रुप में लिखते हैं, लाइक 0 से 2, 2 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 25। अच्छा, ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, ये अगर आप ध्यान दो तो जो ये एज का एक सिंगल ग्रुप है, इनके कपड़े सिमिलर होते हैं, यानी कि जो 0 से 2 तक के आपके बच्चे होते हैं उनके कपड़े सिमिलर होते हैं। उनके वाले कपड़े आप 2 to 5 को नहीं पहना सकते। ठीक है, ऐसे ही जो 6 to 10 के कपड़े होते हैं वो आप 11 to 15 में नहीं पहना सकते। कुछ इस तरह की मतलब कितना कपड़ा वो किडिश लग रहा है ना। तो इस तरह के ये एज ग्रुप्स बने हुए हैं, इस तरह से ग्रुप को ही आप मेंशन करते हो। जैसे कि जो आपके 60 से 25 की कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जनरली जो जीन्स होती है और जो टॉप वगैरह होते हैं उनके साइजेस जनरली वही चलते हैं। जो जीन्स एक 21 या 22 की लड़की, जैसे कि आप लोग अपनी एज की जो आपकी जीन्स होती हैं 16 या 17 वाली लड़कियां भी वही जीन्स पहनती है, वही साइज़ लेती हैं, है ना। इसी तरह से 36 to 45 का जो एज ग्रुप होता है वो उनके भी अपने एक स्पेशल कपड़े होते हैं, है ना। कोई 65 प्लस वाले उस ग्रुप 36-45 वाले ग्रुप के कपड़े नहीं पहन सकते। तो ये ग्रुप उस बेस पे डिवाइडेड है। मैरिटल स्टेटस, ठीक है, सिंगल है या विडो है या मैरिड है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम किस तरह से है आपके कस्टमर की। इनमें से आप कुछ हेडिंग्स मेंशन कर सकते हो, चाहो तो कुछ हेडिंग्स मेंशन ना भी करो। ये आपके अपने पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट बोर्ड में दिखानी है, कितनी नहीं दिखानी है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बस कुछ ऑप्शंस हैं जो आप लोग क्लाइंट प्रोफाइल में शो करते हो। फैमिली टाइप, रिलीजन, रीजन। जैसे रिलीजन अगर आप शो कर रहे हो, रिलीजन आप वहाँ शो करोगे जब आप पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कुछ अपना गारमेंट बना रहे हो। जैसे कि अगर आप बुर्का बना रहे हो तो बुर्का पर्टिकुलरली आपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, बुर्का जो है हिंदू कम्युनिटी या फिर कोई और कम्युनिटी नहीं पहनती है। तो इस तरह से आप रिलीजन भी मेंशन कर सकते हो कि आप किस कम्युनिटी के लिए, किस रिलीजन के लिए अपना जो आपका परिधान है, जो गारमेंट है, वो आप बना रहे हो। ठीक है, तो ये है आपका कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।